अभी मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रही हूँ जो प्रेग्नेंट हैं, तो ख़ास अपना ख्याल रखिए। ये टॉपिक आपके लिए ज़रूर देखिएगा। और जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो जिनकी शादी हुई है और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो वो भी ये शो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये ख़ास तौर पे आज कुछ ऐसी बातें हम करेंगे जो मुझे लगता है कि हम मोस्टली इन चीज़ों को छोड़ देते हैं पीछे। हमें समझ नहीं आती कि बस हमने खाना पीना क्या है, हमने कौन सी दवाइयाँ लेनी है, कौन से नुस्खों पे अमल करना है कि नहीं करना। हम बस जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिख जाए या किसी सहेली ने या किसी की अम्मा ने हमें बात कह दी, तो हम जो है उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो हमने वो चीज़ें नहीं करनी है। हमने हर चीज़ को सोच समझ के, देखभाल के इस्तेमाल करनी है, अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, क्योंकि हम एक ज़िंदगी अपने जिस्म से जो है ना वो दुनिया में लेकर आएंगे। एक चीज़ को तख्लीक आप समझे आप दे रही हैं, तो आपकी सारी डाइट, आपका जो जहनी सिस्टम है, वो सब कुछ बहुत नॉर्मल होना चाहिए। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे पास है डॉक्टर सना नज़ीर, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम उनसे डूज़ एंड डोंट्स के बारे में पूछेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फिज़ा? ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है, तो ये जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, इसके बारे में हम पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ें करनी है, क्या छोड़ देनी है। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट डोज में हम देख लें तो मदर का हैप्पी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब कुछ कर लेते हैं। इवन कुछ फैमिलीज़ में डाइट पे हर लिहाज से फोकस किया जाता है। जब स्पेशली हमारे यहाँ का कल्चर ये है, यूजुअली जब प्रेग्नेंट होते हैं तो केयर मिलती है, जिन्हें पहले भी नहीं मिलती होगी मदर्स को, लेकिन मिलती है। लेकिन हैप्पी रहना मदर्स का इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं आपका बेबी हैप्पी रहे, और उसमें जो जो चीज़ें हैबिट्स आप डालना चाहते हैं, जब प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको यही होता है, बेबी सबसे जब हो तो सबके साथ घुले मिले और हैप्पी रहे और क्राई ना करता हो, और जो जो चीज़ें आप चाहते हैं तो आप वो खुद फॉलो करें इन प्रेगनेंसी। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं एडवाइस नहीं कर रही, इसका एक्चुअली साइंटिफिक प्रूफ है। देखा क्या था, बहुत सारी स्टडीज़ भी बताती हैं। इसके अलावा एक इटालियन एक ग्रुप था डॉक्टर्स का, उन्होंने देखा कि उन्होंने जो मदर्स हैप्पी थी और उनका पॉजिटिव इन्वायरमेंट था, उनका जब स्कैन करते थे तो उनके बेबीज़ जो थे वो बड़े प्लेइंग मोड में होते थे और वो बड़े मज़े से मूवमेंट अल्ट्रासाउंड पे फील हो रही होती थी। और ये भी देखा गया कि जब मदर को एक तरह का एग्रेसिव होती थी मदर, या फिर कोई ऐसा इन्वायरमेंट लाइक एक तरह की पेन देना, या फिर कोई नॉइज़ बहुत ज़्यादा करना, एक्चुअली अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो कहीं भी तो उसका भी बेबी पे अफेक्ट होता है। तो जो 9 मंथ में आप कर रहे होते हो वैसा ही बेबी बन रहा होता है। You are a superhero. You're growing a teeny human inside you. For all the pregnant ladies, you know, this is for you. अच्छा, हम बात ये करेंगे कि ये जो प्री प्रेगनेंसी केयर होती है, इसके बारे में तो सबको पता है। जो मुल्क से बाहर रहती हैं औरतें, मोस्ट ऑफ दे जाती हैं जाके अपनी प्री केयर पूछती हैं। यहाँ पर ये कोई सिचुएशन है नहीं ऐसी पाकिस्तान में। तो जो औरतें हैं, जब उनको पता चले कि दे आर प्रेगनेंट, राइट अवे उनको डॉक्टर के पास जाना है, प्री प्रेगनेंसी केयर के बारे में पूछना है, सारा स्केड्यूल चीज़ें, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, अपनी सारी सिचुएशंस का हाल। जी जी बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रेंड नहीं है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का, प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक का, क्योंकि बाहर है। और वो इसलिए है कि कुछ प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल अगर किसी को मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटिक है और कुछ को पता ही भी नहीं होता, इसी तरह जिनका वेट ज़्यादा है और ये सब, और इवन फॉलिक एसिड अगर आपने देना है तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप 3 मंथ्स बिफोर द कंसेप्शन लें, अगर आपको बर्थ डिफेक्ट नहीं करने बेबी में। तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर आप आते हो हमारे पास, डॉक्टर्स के पास, राइट आफ्टर व्हेन यू प्लान प्रेगनेंसी, तो उसके बाद आप कह रही हैं कि फॉलिक एसिड शुरू कर दें। फॉलिक एसिड व्हेन, यस, 3 मंथ्स बिफोर द प्रेगनेंसी एक्चुअली आपके बर्थ डिफेक्ट्स कम करते हैं। बेबी में हम जब स्टार्ट करते हैं, इट्स ओके आपको लेना है और फिर 3 मंथ्स आपने लाइक 12 आपने वीक्स तक कंटिन्यू करना है, दैट्स रियली गुड। लेकिन उसमें आपके कुछ ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तो बर्थ डिफेक्ट को अगर आपने प्रिवेंट करना है कम्प्लीटली, तो आपको 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है। और यहाँ ये तो फिर भी है कि आपकी बर्थ डिफेक्ट को आप प्रिवेंट करने के लिए जब प्रेग्नेंट होंगे तो लेंगे, लेकिन अगर आप पहले लेंगे
और अगर आपका वेट ज़्यादा है, स्पेशली आप में अगर किसी का BMI ज़्यादा है, तो उससे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। और नॉट ओनली फीमेल, मेल का भी वेट ज़्यादा है तो बेहतर ये है कि पहले अपने वेट पे थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि आपको आइडिया है कि अगर हस्बैंड का वेट ज़्यादा है तो वो फ्यूचर में जो बेबी है उसमें कार्डिक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर मदर को डायबिटीज़ है और वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है तो मिसकैरेज हो सकती हैं, पेट में बेबी की डेथ हो सकती है, और इवन आफ्टर डिलीवरी बेबी भी डायबिटीज़ जो कि टाइप 2 होती है वो डेवलप कर सकता है। रियली? यस, तो इसीलिए पहले आप बेस्ट पॉसिबल हेल्थ करें और फिर कंसीव करें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क रहे और आपको एक हेल्दी ब्यूटीफुल बेबी मिल सके। अच्छा, अभी हम कुछ यहाँ पे ग़िज़ाओं के ऊपर बात करेंगे। कुछ ऐसी डाइट जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है हमें बताना चाहिए कि जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के दौरान पूरा जो खाना है, एक ग़िज़ा जो है वो औरत को कौन कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, उस पर बात करें। जी बिल्कुल, ग़िज़ा के लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो होना चाहिए होममेड क्लीन फूड लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर की फूड लेते हो, स्ट्रीट की या कोई भी इवन होटल्स की, तो उससे आपके डायरिया का और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी भी बहुत जल्दी हो जाती है, एसिडिटी, सीना बर्न बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके अलावा आपको गैस प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा, ब्लोटिंग भी बहुत होती है। प्रेगनेंसी में हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, और जो प्रोजेस्टेरॉन है ना वो आपकी बॉडी में क्या करता है, यूट्रस को रिलैक्स करता है। जब वो यूट्रस को रिलैक्स करता है तो इसके अलावा वो आपकी इंटेस्टाइन जो होती हैं, आंतें, उन्हें भी लेजी और रिलैक्स कर देता है। अच्छा, इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का होना, आपको गैसेस का होना, आपको एसिडिटी होना, ये अब वो सब औरतें तो गिफ्ट्स सारी हैं गैविसॉन actually पे पड़ pregnancy के। जाती हैं, आपको पता है, मतलब पर्स में रखा होता है गैविसॉन सिरप। एग्जैक्टली, अच्छा उससे बेहतर गैविस्कॉन सिरप ओके, बट अगर आप वॉक करते हो और डाइट में स्पाइसी फूड नहीं लेते, ऑयली नहीं लेते, जंक फूड अवॉइड करते हैं, तो आपकी एसिडिटी कम होगी। अच्छा। तो आपने ये भी देखना है कि आपने क्या चीज़, वो डोंट्स में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। उसमें कुछ है मैक्रोन्यूट्रिएंट, लाइक जो हमारी ग़िज़ा है जिससे हमने एनर्जी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो ज़्यादातर औरतें छोड़ देती हैं कि भाई मोटे हो जाएंगे, डाइटिंग पे ही रहती हैं प्रेगनेंसी में भी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एनर्जी का सोर्स वही है, वरना आप लिथार्जी रहेंगे, आप कुछ काम नहीं करेंगे और फिर आपकी बॉडी में पेन ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। हाँ, कौन से लेने हैं? आप गंदम की रोटी लें, रिफाइंड आटा ना लें, गंदम की रोटी लें, ब्राउन आप जो है राइस लें, आप जौ का दलिया बहुत अच्छा भी होता है और उससे आपकी गैस नहीं होती, आपकी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होती है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स हैं और उससे आपका वेट गेन नहीं होना। इस बात को आगे बढ़ाएंगे डाइट को। रुखसाना की कॉल इस्लामाबाद से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रुखसाना, व्हाट्सअप, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अपनी सुनाएं। क्या कहेंगी? जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये बात करनी है कि मेरे शादी को 12 साल हो गए, तो 2 दफ़ा मेरे बच्चे ज़ाया हुए, तो फिर मेरी एक ट्यूब डैमेज हो गई थी। उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नेम है आपका? रुखसाना। रुखसाना। अच्छा रुखसाना, आपने मुझे बताया कि 2 मिसकैरेजेस हुए हैं आपके, उसके बाद आपने टेस्ट करवाया है, तो क्या हुआ है? ट्यूब डैमेज, एक ट्यूब ब्लॉक है, यानी बंद हो चुकी है। नहीं, वो निकाल दी है। अच्छा, ठीक हो गया। निकाल ही दिया। ओके, आपका ट्यूब में हमल था? जी। अच्छा, अब एक ट्यूब है आपकी? जी हाँ जी है, अभी बेबी ट्यूब टेस्ट करवाया मैंने। ओके, आपने ट्यूब टेस्ट करवाई और वो ठीक है, ऐसा ही है? जी ठीक है, जी ठीक है वो। तो फिर देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो पहले 2 मिसकैरेज हुए हैं जिन्हें आप कह रही हैं, वो एक ट्यूब में हमल था, तो दूसरा क्या था? उसमें भी ट्यूब में हमल था या प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर थी? नहीं, पहला तो इसी तरह जाया हुआ ना, तो दूसरा बेबी ट्यूब जो वो ट्यूब में था बच्चा। ओके, तो हम जब आप लोग आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला मिसकैरेज की वजह क्या थी और दूसरा तो ट्यूब में था हमल, और वो अब ट्यूब आपकी एक है। सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना, एक ट्यूब के साथ भी आपकी प्रेगनेंसी का रेट 50% है, और अगर आपकी दोनों ट्यूब हों तो आपकी प्रेगनेंसी का रेट 54 होता है, जस्ट 4% कमी आती है। अच्छा। तो आपने ये नहीं सोचना
कि आपकी ट्यूब एक बंद है या आपकी रिमूव कर दी गई है तो आप नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। आप नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि दोबारा मिसकैरेज ना हो। और उसमें मिसकैरेज के लिए आपने फॉलिक एसिड का इंटेक रखना है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, और एक प्री प्रेगनेंसी आपने काउंसलिंग सेशन लेना है जिसमें पता चल सके कि आपका जो पहला मिसकैरेज हुआ था वो क्यों हुआ था। समझ रही हैं रुखसाना? जी समझ रही हूँ। तो उसमें आप अपना, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करें, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उसको कंट्रोल करें, और कुछ सप्लीमेंट जैसे फॉलिक एसिड है, विटामिन डी है, ये लें और नेचुरल ट्राई करें। आप अगर नहीं होता तो फिर आप डेफिनेटली ट्रीटमेंट के लिए आएँ। और प्लीज़ अगर आप 1 साल में नहीं कर पाते तो आप डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, क्योंकि वक्त के साथ आप डेफिनेटली, अल्लाह पे यकीन बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ने औलाद देना ही है, लेकिन साथ में 1 साल के बाद आपको यकीनन इलाज की ज़रूरत है। और आपका शायद छोटी सी मेडिसिन डॉक्टर के पास जाने से आपको अल्लाह ताला क्या बेबी इम्यून दे दें। सिस्टम भी अगर सही किया जाए, जैसे अगर प्रेगनेंसी के लिए जैसे कुछ कैल्शियम के लोग पीते हैं ना, CSC1000 की गोलियां, तो अगर प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, अगर ये भी साथ शामिल करें फॉर द इम्यून, क्योंकि अगर औरत का इम्यून ही कमज़ोर है तो प्रेगनेंसी टिकेगी कैसे? बिल्कुल, एक्चुअली इम्यूनिटी, वो कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं ऑटोइम्यून। एक तो इम्यून डेफिशिएंसी है आपकी इम्यूनिटी, एक है ऑटोइम्यून कि आपकी बॉडी खुद से रिएक्शन शो करती है अपने ही सेल और अपने ही बेबी के लिए। ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी क्या है। जिंक काम करेगा? जिंक की स्मॉल अमाउंट, नॉट वेरी नेसेसरी। लाइक आपको अगर विटामिन चाहिए ना, तो जो रिकमेंडेशन है वो है 5 फ्रूट सीजनल। अच्छा। जो 5 फ्रूट्स आपके सीजन में हैं वो आप लें डेली, 5 टाइप ऑफ द फ्रूट्स। ओके। इससे देखा गया है कि जो भी आपके विटामिन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी जो है उसके लिए है कि आपकी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल नहीं है, और यूजुअली फीमेल जो है वो नहीं इतना एक्सपोजर होता। तो विटामिन डी उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर विटामिन डी के बारे में मैंने सुना है, जो औरतें नहीं लेती हैं, जो नहीं खाती हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो हाइट है, उसके ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। बच्चे लंबे नहीं होते हैं उन औरतों के जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इज दैट ट्रू? एक्चुअली इसके लिए बहुत सारी स्टडीज़ तो की गई हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो देखा गया है कि आपकी बेबी की ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, यानी टमी में जो बेबी है उसकी ग्रोथ पे, क्योंकि बोन्स ने बनना तो है, डेफिनेटली उसके लिए कैल्शियम चाहिए, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए। तो विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा और आपके बेबी की बोन स्ट्रांग होंगी। और वही अगर आपकी डेफिशिएंसी चलती गई और फिर आफ्टर डिलीवरी भी बेबी एकदम तो नहीं स्ट्रांग हो जाएगा, जब यानी स्ट्रक्चर ही उसका वीक होगा। तो इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए और कैल्शियम की भी नहीं होनी चाहिए। दूध ज़रूर लें, दूध का कोई मिथ नहीं कि उससे ये हो जाए वो गैस हो जाती है, बिल्कुल नहीं, आप ज़रूर लें मिल्क के 2 ग्लासेस। आई रिमेंबर जब मैं प्रेग्नेंट थी, फरहाल मेरे पेट में थी, तो मुझे ये कहा गया था कि आधा दूध आधा पानी, ठीक है ना, उसको अच्छी तरीके से गर्म करके भले 3 टाइम पियो, मगर पियो कैल्शियम की इंटेक जाए। कैल्शियम की तो वो मैं पानी के साथ पीती थी, भले उसमें कभी शहद भी डाल देती थी जायके के लिए, कभी हल्दी पी लेती थी उसके अंदर डाल के, मगर कभी उसको ग्राइंड करके, सेब उसके अंदर ग्राइंड करके, कभी बादाम उसके अंदर ग्राइंड करके, इस तरह की चीज़ें, मगर दूध की इंटेक करती होती थी। तो मुझे आपकी बात बिल्कुल मुझे सही लगी, इसलिए मैंने कहा कि इसको ज़रूर जो है ना। इसके अलावा विटामिन सी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि विटामिन सी से आपकी जो प्रेगनेंसी में जब आपकी टमी साइज बढ़ रहा होता है तो उस पर जो मार्क्स आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग, उसके लिए भी रोल है कि जिनको देखा गया है कि एविडेंस शो करते हैं कि विटामिन सी की जिनमें डेफिशिएंसी थी उनके स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा थे। तो उनके लिए अगर आप कर सकते हैं, प्रेग्नेंट जो भी मेरा मैसेज अभी सुन रही हैं, कि आप क्रीम यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र जितने भी हैं विटामिन सी वाले वो लें, और इसके अलावा डेली अगर आप विटामिन सी कैल्शियम के साथ अवेलेबल होता है तो वो आप लो, उससे आपके ये स्ट्रेच मार्क भी कम होंगे। और विटामिन सी इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। आप डे में जितना आयरन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन लेंगे, आप मीट की फॉर्म में लेंगे, एग की फॉर्म में लेंगे, तो आपने क्या करना है, उसके साथ आपने विटामिन सी, लाइक कैसे आएगा विटामिन सी, आपके सिट्रस फ्रूट
ऑरेंज जूस आ सकता है, लेमन आ सकता है, इन दोनों के यूज़ से आपका, और इस तरह फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी है, जो सारी बेरीज हैं उनमें विटामिन सी बहुत रिच अमाउंट में होता है। Blackberry, तो ये blueberry, बिल्कुल, और इन सब strawberry। से आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छी होगी आयरन की। तो आपको जो टैबलेट फॉर्म में आयरन लेना है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि टैबलेट फॉर्म में जब भी आप आयरन लेते हैं आपको नोजिया, पहले 3 मंथ्स तो आप ले ही नहीं सकते, तो आपकी नोजिया, स्टूल प्रॉब्लम वॉमिटिंग, भी होता है, जैसे इरिटेबिलिटी बच्चों को होती होता है। है आयरन के सिरप से कलर एग्जैक्टली, चेंज हो जाते हैं ऑल दैट काफ़ी। तो वो ये है कि अगर आप अपना विटामिन सी लेते रहें इन द फॉर्म ऑफ ये सिट्रस जो भी फ्रूट हैं, साथ में आप प्रोटीन इनटेक रखें। कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेनी है, प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में तो इतनी ज़्यादा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन फर्स्ट 12 वीक्स में कोई इतना ज़्यादा प्रोटीन की नीड नहीं है। उसके बाद है आखिरी जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें आपका प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपको हीमोग्लोबिन की या आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। क्या बात है। तो ये थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, बड़ी अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड किया। एक छोटा सा नुस्खा है, मैंने तो किया था, आप भी ट्राई करके देखिएगा कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो उसके बाद आपने इसी तरह आधा दूध आधा पानी बॉईल करके अच्छी तरीके से उसको, जो भी टेस्ट आपको चाहिए उसमें आप इलायची, शहद, कुछ भी आप अपना फ्लेवर डाल सकते हैं, और उसके बाद आपने एक सिप दूध का लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक सेब का बाइट लेना है, ठीक है। फिर जब सेब चबा के खा जाएं, दूध पी जाएं, उसके बाद आपने एक बादाम जो रात को सोक किए हैं उसको ऐसे खा जाइए, ऐसे भी खाना तो ऐसे भी खा जाइए, तो उससे भी बड़ी ताकत आती है। इसमें आप ज़रा इसकी सर्च कीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ताकत भी, इम्यून भी, कैल्शियम भी, सारी जो हम बातें कर रहे हैं ना इस नुस्खे में भी हैं, ट्राई करके देखिएगा।